Hello everyone, welcome to Briar Classes. Today we are discussing a topic from Polity section, One Nation One Election. If you are following the news, you must already know कि पिछले एक हफ्ते से वन नेशन वन इलेक्शन न्यूज में बना हुआ है एंड assumptions are rife कि अभी जो स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का G20 के बाद उसमें वन नेशन इलेक्शन का जो प्रपोजल है उसको फ्लोट किया जाएगा, राइट। तो इस वजह से इस न्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस डिस्कशन में हम देखने वाले हैं कि वन नेशन इलेक्शन एज अ कॉन्सेप्ट होता क्या है और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या आर्ग्यूमेंट है, जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं उनका क्या आर्ग्यूमेंट है, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव एंड उसके अलावा जो भी प्रीलिम के फैक्ट्स होंगे दैट आई विल हाईलाइट टू। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी करेंटली न्यूज में क्यों है कि 1 सितंबर को गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसके हेड है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद। और इनका टास्क क्या है, इस कमेटी का टास्क क्या है कि जो वन नेशन इलेक्शन का प्लान है इसकी फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर करना कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी अगर हमको वन नेशन इलेक्शन जो कॉन्सेप्ट उसको लेके आना हो, राइट। तो इसकी फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के हेड कौन है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया के मिस्टर रामनाथ कोविंद, राइट। ये इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, तो इस वजह से करेंटली न्यूज में। एंड नाउ लेट्स सी कि वन नेशन इलेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन इलेक्शन। सो एज यू नो, इंडिया एक फेडरल पॉलिटी है, गवर्नमेंट सेंटर पे भी होती है और स्टेट में भी होती है, पावर का डिवीजन होता है, राइट। तो जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा इलेक्शन से आती है, जनरल इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के, वहाँ पे जो लोग इलेक्शन जीतते हैं वो एमपी बनते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। उसके साथ ही हर स्टेट में अपना खुद का इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन बोलते हैं उसको। वहाँ से जो लोग जीतते हैं वो एमएलए बनते हैं और सीएम बनते हैं। वैसे इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है, लोकसभा इलेक्शन भी होते हैं, असेंबली इलेक्शन भी होते हैं, उसके बाद पंचायत का इलेक्शन भी होता है तीसरे लेवल पर। बट फॉर द सेक ऑफ दिस न्यूज अभी हम सिर्फ 2 टियर की बात कर रहे हैं। एक लोकसभा पे जो जनरल इलेक्शन होते हैं जहाँ से एमपी और पीएम चुने जाते हैं, उसके अलावा स्टेट के जो असेंबली इलेक्शन होते हैं जहाँ से एमएलए और सीएम चुने जाते हैं, राइट। तो ये 2 तरह के इलेक्शन होते हैं। वन नेशन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कंट्री में एक ही इलेक्शन हो, मतलब ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं लोकसभा और असेंबली के, ये एक साथ हो, एक ही डेट में हो और एक बार में जब गवर्नमेंट बने तो 5 साल के लिए सारी गवर्नमेंट एक साथ चुनी जाए, उसके बाद 5 साल छुट्टी, फिर अगली बार फिर सारे इलेक्शन एक साथ हों, राइट। तो ये जो इलेक्शंस हैं लोकसभा के और असेंबली इलेक्शन के, इनको साइमल्टेनियस कर देना, सिंक्रोनाइज कर देना, ये है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। सारे इलेक्शन एक साथ कर दिए जाएं। जैसे आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन अभी नेक्स्ट ईयर 2024 में होने वाले हैं, तो अगर वन नेशन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता तो 2024 में पूरे इंडिया में इलेक्शन हो रहे होते, जितने स्टेट हैं इंडिया के सबके असेंबली के इलेक्शन और लोकसभा का जनरल इलेक्शन सब एक साथ होता। फिलहाल तो अभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से आप देखेंगे कि अभी आने वाले महीने में 5 स्टेट में इलेक्शन है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, राइट। तो ये जो इलेक्शन अलग अलग डेट्स में होते हैं, असेंबली में कभी हो रहे होते हैं, लोकसभा में कभी हो रहा होता है, इन सबको साइमल्टेनियस कर देना, सिंक कर देना, एक साथ कर देना, इसको वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। और इसी आइडिया को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है कि ऐसा करना पॉसिबल है कि नहीं, फीजिबल है कि नहीं। एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि पहली बार हम ऐसा करने जा रहे हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ादी मिली थी और कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे वो साइमल्टेनियस ही थे, लोकसभा के और सारे असेंबली इलेक्शन एक साथ हुए थे जब देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद जो पहले इलेक्शन थे, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ सालों में ये जो सिंक्रोनाइजेशन था ब्रेक होता रहा। सबसे पहले केरला गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था, प्रेसिडेंट रूल लग गया था वहाँ पर, राइट। तो वो जैसे गवर्नमेंट पहले कोलैप्स हो गई तो वहाँ का इलेक्शन चेंज हो गया, उनका इलेक्शन पहले हो गया, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट हट गई थी। उसके बाद डिफेक्शंस होने लगे गवर्नमेंट्स के अंदर, डिफेक्शन, काउंटर डिफेक्शन, इस वजह से गवर्नमेंट गिरती रही, नई गवर्नमेंट बनती रही। तो इस तरह से डेट सारी अलग हो गई, वरना ओरिजिनली जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद सारे इलेक्शन एक साथ ही होते थे। तो ये जो वन नेशन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये है कि पुराना जो आइडिया था वहाँ पर रिवर्ट कर दिया जाए, वापस वैसे कर दिया जाए जो पहले था, ये है, राइट। ये कुछ नया नहीं है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले कि हम पहली बार ऐसा इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है, राइट। जब देश आज़ाद हुआ था तो पहला इलेक्शन साइमल्टेनियस ही था। इसके अलावा एक और फैक्ट आप क्या याद रख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो चुका है, सब अलग अलग इलेक्शन होते हैं, इसके बावजूद अभी भी 4 स्टेट ऐसे हैं जिनका इलेक्शन लोकसभा के साथ सिंक है। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तभी वो चारों का इलेक्शन भी होता है। जैसे वो कौन कौन से स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये चारों अभी भी लोकसभा के साथ सिंक में चल रहे हैं। जैसे अभी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होगा तब इन चारों स्टेट में भी इलेक्शन होगा। तो बस अभी ये सिर्फ 4 स्टेट ऐसे बचे हैं जो लोकसभा के साथ सिंक में है। और वन नेशन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि सारे स्टेट को इंडिया के सिंक कर दिया जाए, सबका इलेक्शन एक साथ हो। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वन नेशन इलेक्शन होता क्या है। आफ्टर द कॉन्सेप्ट नाउ लेट्स सी कि जो लोग इस आइडिया को फेवर करते हैं कि ये आना चाहिए वन नेशन इलेक्शन, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो इसके प्रोपोनेंट्स का, जो लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उनका पहला आर्ग्यूमेंट है सेविंग ऑफ पब्लिक मनी, कि अगर सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो पब्लिक मनी बहुत ज़्यादा बचाई जा सकती है। एज यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे इलेक्शन में बहुत खर्चे होते हैं, तो अगर बार बार कोई इलेक्शन हो रहा है तो सारे खर्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम सारे इलेक्शन एक साथ कर देंगे तो कई चीज़ें जो रिपीट हो रही है अननेसेसरली वो एक बार में हो जाएंगी,
तो वो सारे पैसे बच जाएंगे, राइट। तो पहला आर्ग्यूमेंट यही है कि पब्लिक मनी काफ़ी बचाई जा सकती है अगर सारे इलेक्शन एक साथ कर दिए जाएंगे। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है कि अगर सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो स्ट्रेस आता है उसको कम किया जा सकता है। एज यू नो, जब भी कहीं भी इलेक्शन होता है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे किसी असेंबली का इलेक्शन हो, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, इवन टीचर जो होते हैं गवर्नमेंट, उनको भी ड्यूटी पे लगा दिया जाता है, राइट, किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं लाइक CISF, तो अगर इलेक्शंस बार बार हो रहे हैं तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनको बार बार ड्यूटी देनी पड़ रही है अपने बाकी दूसरे काम छोड़कर। तो अगर इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे तो ये सारे एक बार में फ्री हो जाएंगे और 5 साल तक फ्री रहेंगे। तो एक दूसरा आर्गूमेंट ये है कि इससे हम स्ट्रेन रिड्यूस कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे जो आ रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेज पे जो आ रहा है। तीसरा जो फेवर है जो आपको अक्सर दिखाई देगा, बहुत कॉमन है, वो है टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉलिसी पैरालिसिस भी कहते हैं कि नहीं होगा इससे। इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि जब भी कोई भी इलेक्शन की डेट नोटिफाई की जाती है कि इलेक्शन होने जा रहा है, चाहे वो असेंबली का हो चाहे लोकसभा का हो, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो फोर्स में आ जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट के फोर्स में आने के बाद बहुत सी चीजें जो पॉलिटिशियंस वो नहीं कर सकते, उनमें से एक चीज ये भी है कि वो कोई नई स्कीम या कोई नई पॉलिसी नहीं अनाउंस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह दे कि हम सबको 500-500 रुपए देने वाले, 1000 रुपए देने वाले सबके अकाउंट में, तो इससे वोटर जो होते हैं वो थोड़े इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नई पॉलिसीज या नई स्कीम पे बैन लगा दिया जाता है, राइट। नाउ यहाँ पर इसका क्या रोल है कि अगर कहीं ना कहीं हमेशा इलेक्शन होते रहेंगे तो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फोर्स में आता रहेगा और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। हो सकता है वो कोई ऐसा पॉलिसी ना हो, पॉपुलिस्ट पॉलिसी ना हो पैसे वैसे देने की, कोई काम की पॉलिसी हो जिससे फायदा ही होगा जनता का, लेकिन क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में है तो वो अनाउंस नहीं कर सकते। तो इसको पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं, राइट, कि हम पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार फोर्स में आने से पॉलिसी पैरालिसिस होता है। तो इसके फेवर में एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर इलेक्शन सारे एक साथ होंगे फिर 5 साल तक छुट्टी हो जाएगी, तो अगले 5 सालों तक कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, जैसे चाहेंगे वो पॉलिसी वैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो एक ये भी है कि पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा अगर सारे इलेक्शन एक साथ होंगे, साइमल्टेनियस होंगे। इसके अलावा लास्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फेवर में कि इन्वेस्टिगेटिव फोकस ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज रादर देन इलेक्शनरिंग। अगर पूरे साल इलेक्शन ही चलते रहेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन में ही लगी रहेंगी, कैंपेन करना है, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। उनका जो मेन काम है डेवलपमेंट का और गवर्नेंस का, इससे उनका फोकस हट जाएगा, वो इलेक्शन में ही बिजी रहेंगे। तो एक ही बार में सारे इलेक्शन होकर खत्म हो जाए फिर अगले 5 साल तक उनके पास कोई दूसरा काम ना हो, ताकि वो सिर्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज और गवर्नेंस पे ध्यान दें। एक आर्ग्यूमेंट ये है इसके फेवर में, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर कभी आप कोई आंसर लिखते हैं मेंस का और आपको फेवर में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप एज इट इज लिख सकते हैं। नाउ दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी। ये हमने सिर्फ फेवर देखा है, अभी हम इसके अगेंस्ट भी देखेंगे कि जो लोग इसको सपोर्ट नहीं करते इस आइडिया को, उनका क्या आर्ग्यूमेंट है, राइट। हमें दोनों पता होना चाहिए, फेवर में लोग क्या कह रहे हैं और अगेंस्ट क्या कह रहे हैं, तभी हम एक बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस्ड आंसर बना पाएंगे। तो फेवर देखने के बाद लेट्स सी कि जो लोग अगेंस्ट हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट है। तो पहला आर्ग्यूमेंट जो इसके अगेंस्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन जो आइडिया है, इसके अगेंस्ट जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है फिजिबिलिटी इज अनसर्टेन। जैसा कि आपको पता है जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो 5 साल के लिए होती है और किसी वजह से अगर वो 5 साल से पहले उनका टेन्योर खत्म हो जाए, जैसे कोई गवर्नमेंट रिजाइन कर दे या डिफेक्शन हो जाए, तो इलेक्शन पहले हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सारे इलेक्शन को एक साथ साइमल्टेनियस कर देंगे, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन जब हुआ तभी सारे स्टेट का हुआ, तो अगर कोई गवर्नमेंट अपनी टेन्योर खत्म होने से पहले 5 साल से पहले फॉल हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराया जाता है। लेकिन अगर सारे इलेक्शन एक साथ सिंक कर दिए जाएं, लोकसभा के और सारे असेंबली के, एंड लेट से कोई असेंबली में गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, रिजाइन कर देती है, तो उस केस में क्या होगा? सारे इलेक्शन अगर एक साथ सिंक है तो मतलब उस स्टेट में इलेक्शन हो नहीं सकता पहले से। तो उस दौरान जब गवर्नमेंट फॉल हो गई और 5 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेट से 2 साल बाकी हैं, तो उस दौरान गवर्नेंस कौन करेगा, रूल कौन करेगा? क्या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा अगर इलेक्शन पहले नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन तो साथ में होना है। तो दीज आर सम ऑफ द इशूज दैट रेजेस द क्वेश्चन ऑफ फिजिबिलिटी। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, आपको अगर लिखना हो तो आप बस फिजिबिलिटी अनसर्टेन लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है जो इसके अगेंस्ट है, नॉट इन लाइन विद फेडरलिज्म। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इंडिया फेडरल पॉलिटी है, यहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल पे भी बनती है और स्टेट पे भी बनती है। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब ये एक स्टेट्स का यूनियन है। बट वन नेशन इलेक्शन का जो आइडिया है वो पूरे कंट्री को इन्विजन करता है एज अ सिंगल यूनिट। तो इसीलिए जो लोग इस वन नेशन इलेक्शन कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करते, उनका मानना है कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, राइट। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, नॉट इन लाइन विद फेडरलिज्म। तीसरा पॉइंट क्या है, रिकरेंट इलेक्शंस आर बेनिफिशियल इन डेमोक्रेसी। ये इलेक्शंस अगर बार बार होते हैं, कभी भी हो सकते हैं, तो ये डेमोक्रेसी के लिए फायदेमंद है कि लोगों के पास मौका रहता है, वो जब चाहे गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, नई गवर्नमेंट ला सकते हैं। अगर हम फिक्स कर दें कि 5 साल इलेक्शन एक बार होगा फिर 5 साल बाद ही होगा, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के पास मौका नहीं होगा, अगर वो चाहेंगे भी किसी को हटाना तो वो हटा नहीं सकते और उनको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो
तो एक पॉइंट ये है रिकरेंट इलेक्शंस आर बेनिफिशियल डेमोक्रेसी। फोर्थ पॉइंट क्या है इसके अगेंस्ट, कैन अनड्यूली बेनिफिट बिगर पार्टीज। जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके पास फंड ज्यादा होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, वो पूरी कंट्री को एक बार में कवर कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, मशीनरी इतनी ज्यादा होती है उनके पास। बट जो छोटी पार्टीज होती है, रीजनल पार्टीज, वो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो हर स्टेट में जाके कैंपेन करें, क्योंकि अगर सारे इलेक्शन एक साथ होंगे, मतलब सारे स्टेट में इलेक्शन एक साथ होंगे, और कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कई स्टेट में इलेक्शन लड़ती हैं, राइट, उनको लोकसभा भी लड़ना रहेगा, स्टेट भी देखना रहेगा, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा वन नेशन इलेक्शन, वो बिगर पार्टीज को ज्यादा फायदा करेगा रीजनल पार्टीज के मुकाबले। तो एक पॉइंट ये है कि कैन अनड्यूली बेनिफिट बिगर पार्टीज। इसके अलावा जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट इस आइडिया के, वो द हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस इज अ मिथ। जैसा मैंने जब फेवर वाली बात कर रहे थे हम, तो पहला पॉइंट ही मैंने बताया था कि पैसे बचाए जा सकते हैं, राइट, बट बहुत से एस्टिमेट्स अभी सामने आए जब से वन नेशन इलेक्शन न्यूज में, कि ये जो आइडिया है कि पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हर वोट पे 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, एंड किसी किसी एस्टिमेट में 18 रुपए लिखा हुआ है, विच इज नॉट वेरी बिग। तो बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 10 रुपए खर्च करना हर वोट पे इज नॉट अ बिग थिंग, ऐसा उन लोग का मानना है जो वन नेशन इलेक्शन को सपोर्ट नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर हमने इसके अगेंस्ट जो पॉइंट है वो भी डिस्कस किए, 5 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं और एज इट इज लिख सकते हैं अगर आपने लिखना हो इसका आंसर, राइट। तो हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देखे अगेंस्ट में, आर्ग्यूमेंट्स देखे इसके फेवर में, और उससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वन नेशन इलेक्शन होता क्या है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। एंड इफ दिस इज सो, यहाँ पर एक एमसीक्यू है टेस्ट करने के लिए, आपको समझ में आया कि नहीं। आप इस एमसीक्यू पढ़िए और इसका जो भी आंसर हो आप हमें कमेंट करके बताइए, और आपका आंसर सही या नहीं मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। सो दिस इज इट। इफ यू आर स्टिल हियर, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ दैट इज द केस, प्लीज लेट मी नो by pressing the like button, share this video with your friends, and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other discussion. Till then, take care.